नमस्कार दोस्तों, 4 बार सांसद रहे और 4 बार विधायक रहे रमाकांत यादव जी हैं हमारे साथ और उनसे कई मुद्दों पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि तमाम उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हो रहे हैं 7 सीटों पर, वहां पर भी आपने दौरा किया है। राजेंद्र बहादुर यादव जी हैं जो महाराष्ट्र में कहा जाता है समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। रमाकांत जी, एक अहम सवाल यह है कि बिहार चुनाव में आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? देखिए, बिहार ही नहीं, पूरे देश में चुनाव के जहाँ जहाँ उपचुनाव या चुनाव हो रहा है, आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर प्रदेश में जनता खड़ी है कि कैसे इनको हराया जाए, कैसे इनको हटाया जाए। तो जनता खुदे काम कर रही है, जनता खुदे चुनाव लड़ रही है, कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभा का चुनाव हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, प्रशासनिक अमला नहीं लगाया, जबरदस्ती नहीं करवाया, तो 7 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में आएगी। रमाकांत जी, ये कहा जा रहा था राम मंदिर बड़ा मुद्दा बनेगा, सीए बड़ा मुद्दा बनेगा, 370 बड़ा मुद्दा बनेगा, एनआरसी बड़ा मुद्दा बनेगा। आखिर बिहार चुनाव से लेकर के ऊपर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं, ये सब मुद्दे फेल कैसे हो गए? आप लोगों ने क्या गणित लगाया है? ऐसा है, ये मुद्दे तब काम करते थे 1990 और 2000 के बीच में, जब हमारे लोग शिक्षित नहीं थे। हमारे जो लोग जब शिक्षित हो गए तो ये जान गए कि हमें जो कुछ मिलना है शिक्षा के माध्यम से मिलना है, पढ़ने के बाद मिलना है, और शिक्षा मंदिर से मिलना है, ना कि इस मंदिर से मिलना है। इसलिए मंदिर का मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मेन मुद्दा शिक्षा का है। अब लोग शिक्षित हो गए, अब लोग नहीं बाका पाएंगे। रमाकांत जी, जो राजकीय महाविद्यालय हैं वहाँ पर लोक सेवा आयोग ने 10 ओबीसी के और 2 एससी के पद वापस कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुटेबल उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, ओबीसी के कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, एससी के कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आप क्या मानते हैं? और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि मिनिमम क्वालिफाइंग 40% मार्क दिए जाने चाहिए, फिर भी ऐसा किया जा रहा है। आप क्या मान रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा है, हम लोग पहले से भी कह रहे हैं कि पिछड़ों दलितों के साथ बेईमानी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। पहले भी कहा है ना, आज भी कह रहे हैं। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती, पालन तो कराना इनका काम है। ये पालन नहीं कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं धीरे धीरे। जहाँ हमारे बच्चों को 75% होना चाहिए था, हमारे बच्चे 25% हो रहे हैं। अच्छी मेरिट के बावजूद भी लो मेरिट को ले लिया जा रहा है, अच्छी मेरिट को हटा दिया जा रहा है। सीधे बेईमानी हो रही, सीधे हमारा हक मारा जा रहा है। रमाकांत जी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, आप लोग क्यों नहीं मंच से उठा पा रहे हैं? नट बोल्ट बनाने वाली कंपनी को छात्रों के स्वेटर बनाने वाली कंपनी का टेंडर दे दिया गया। आज की बड़ी खबर है, सारे अखबारों में लीड खबर है। आखिर ऐसे मुद्दे पर आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं? सरकार क्या कर रही है? आप नट बोल्ट की बात करें, जब सरकार पूरी रेलवे बेच रही है, पूरा एयरपोर्ट बेच रही है, पूरा देश बेच रही थी, छोटी छोटी बात करने से क्या बात? जब पूरा रेलवे बेच रही है, पूरा देश बेच रही है सरकार, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कहा है, आज की एक बड़ी खबर है, कि किसानों को किसी तरीके की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर के किसान और विभिन्न समूह जो राजनीतिक दल हैं वो भी विरोध कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि इससे क्या कुछ होगा? देखिए, किसानों का जहाँ तक सवाल है, जब उन्होंने खुद, प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया बनिया तय करेगा, किसानों को कमज़ोर करने के लिए बनियों को पूरा पावर दे दिया है, तो उसमें क्या कहा जाए? आज किसान परेशान है, धान बेचने के लिए परेशान है, धान नहीं बिक रहा, उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, औने पौने दाम में बनिया खरीद रहा है। तो इस सरकार की सोच है किसान कमज़ोर हो, गरीब और गरीब हो, मजदूर बर्बाद हो, तो हर तरह से कमज़ोर लोग कमज़ोर कर रहे हैं। रमाकांत जी, क्या ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि 5 दर्जन परिवारों को धर्मांतरण करना पड़ेगा? गाजियाबाद में 5 दर्जन परिवारों ने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया है। बौद्ध धर्म अपनाया, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद उनको। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए उन्हें धन्यवाद, बधाई। मैं तो कहता हूँ कि पूरा देश बौद्धिस्ट हो जाए तो अच्छी बात है। हाँ, अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? दिक्कत कहाँ हो रही है? गाजियाबाद में भी घटना हुई थी, मऊ में आज मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली है, वहाँ पर छेड़खानी से परेशान एक लड़की को छत से फेंक दिया गया है। यही हाल गाजियाबाद में हुआ है, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? देखिए, सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। जब सरकार चलाने वाला सही व्यक्ति नहीं होगा तो तमाम परेशानियां आए, अपराध बढ़ेंगे, घूसखोरी होगी, भ्रष्टाचार होगा, तमाम चीज़ सरकार के ऊपर होता है। ठीक है राजेंद्र बहादुर जी, आपसे एक अहम सवाल है, चूंकि महाराष्ट्र में आप राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपकी अच्छी पकड़ है, क्या रणनीति है आप लोगों की पॉलिटिक्स को लेकर के उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी?
उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना की महामारी में उत्तर प्रदेश से बिहार से लोग महाराष्ट्र से पैदल चल के आए हैं, तो यहाँ की जनता भाजपा को कभी माफ़ नहीं करने वाली है। इस बार इनका जाना तय है, इनकी विदाई पक्की है। आप इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख रहे हैं, बिहार की जनता किस प्रकार से भाजपा को अपने गली में, अपने मोहल्ले में नहीं घुसने दे रही। इनके नेता की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जाके जनता के बीच में ये वोट मांग सकें, क्योंकि इन्होंने पूरा देश को बर्बाद कर दिया, बेरोजगार कर दिया लोगों को। इन्होंने कोरोना के नाम पे पूरे देश का बंटाधार कर दिया है। कोरोना के समय में आपकी क्या सहभागिता दिखी है, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा फील्ड में नहीं जा पाए, आप बताइए कुछ अपनी सहभागिता क्या कुछ किए हैं आप? हम लोग कोरोना की महामारी में हमारे जो भाई मुंबई से पैदल चल के आ रहे थे, उनकी भोजन की व्यवस्था किए, हम लोग उनके लिए साधन की व्यवस्था किए। हम लोगों ने बस कर करके भेजा वहाँ से, मुंबई से कोई जौनपुर आया, कोई प्रतापगढ़, कोई आजमगढ़, कोई बिहार, हम लोगों से जितनी मदद हो सकी किया। लेकिन सरकार उस बसों को भी रास्ते में परेशान करते थे, उनसे ज़बरदस्ती कहीं न कहीं किसी रूप में पैसा वो लिया जाता था, फिर उनको बॉर्डर से क्रॉस होने दिया जाता था। बहुत तकलीफ मिली है लोगों को। यह तकलीफ नोटबंदी से भी ज़्यादा तकलीफ है। हम लोग बचपन में सुनते थे लोग मुंबई पैदल चल के जाते हैं, लेकिन हमने अपने आंखों के सामने देख लिया, देश को आज़ादी होने के बाद भी इतना तकलीफ है कि लोग मुंबई से पैदल चल के आ गए यूपी। आप सोचिए इस चीज़ को, जनता इनको माफ़ नहीं करने वाली है। राजेंद्र जी, ये जीएसटी और नोटबंदी को सरकार मुद्दा बनाने से इस बार डर क्यों रही है? नोटबंदी सबसे बड़ा देश का फेलियर इनका रहा। देश को बर्बाद करने में नोटबंदी का सबसे बड़ा हाथ है। आप देख लीजिए, जब से नोटबंदी हुई है, लोग अपने पैसे के लिए बैंकों में 2-2 हज़ार रुपए के लिए लाठी डंडे खा के लाइन में खड़े रहे, कितने लोग मर गए। आज उस लोगों को ये लोग बताते नहीं, जवाब देते नहीं बनता है। इन्होंने बोला था काला धन आ जाएगा, आतंकवाद रुक जाएगा। आज आप बताइए, आतंकवाद रुक गया क्या देश में? नहीं रुका। उसी प्रकार से जब 14% जीएसटी कांग्रेस ला रही थी, तब इन्होंने विरोध किया था। आज 28% देश में जीएसटी ले रहे हैं, उसके बाद भी आप सोचिए कहाँ जा रहा देश को, एकदम बर्बाद कर रहे हैं। आज देखिए, हमेशा ये प्याज का मुद्दा उठाते थे, आज प्याज क्या भाव हो गई, 80-85 रुपए किलो प्याज बिक रही है। आज जो इन्होंने स्टोरेज करके रखे हुए हैं, आज वो देश को कितने रुपए में बेच रहे हैं। हमारा किसान तो 2-4 रुपए 5 रुपए किलो प्याज बेचता है। आज जो स्टोरेज करके रख लिए हैं प्याज को, आज देश के सामने 80-85-90 रुपए में बेच रहे हैं। नहीं तो आप भी सब्जी लेने जाते होंगे तो आप पता कर लेना बाजार में 80-85 रुपए क्या प्याज मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हाँ। अच्छा, बिहार में कोरोना वैक्सीन फ्री में देने का दावा किया जा रहा है, आप क्या मानते हैं इसे? कोरोना वैक्सीन अगर जीतेंगे तो फ्री में वैक्सीन लगवाएंगे? इनका ऐसा है, जुमलेबाजी करते हैं। जैसा इन्होंने 15 लाख दिया, सबके अकाउंट में आ गया, वो ऐसा वैक्सीन देंगे। अभी बिहार में वैक्सीन देंगे, बाद में कोलकाता में देंगे, बाद में जब 22 में चुनाव आएगा तो उत्तर प्रदेश में फ्री में देंगे। अरे क्या देंगे? 2 करोड़ रोजगार देने को बोला था इन्होंने, आज कितना रोजगार दिया? रोजगार 2 करोड़ हर साल खा गए हैं। आप सोचिए इस चीज़ को। रेलवे बेच रहे हैं, भारत पेट्रोलियम बेच रहे हैं, BSNL बेच रहे हैं, हर एक चीज़ बेच रहे हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ मोदी जी, आपको बेचना है तो जो आपने बनाया है शौचालय, आप उसको बेच दो। लेकिन देश ने जो 70 साल में चीज़ें बनाई है उसको मत बेचिए। देश बड़ी तुक तकलीफ एक एक चीज़ बनाया हुआ है, आप तो बर्बाद कर रहे हो देश को। आप तो केवल अडानी और अंबानी को और गुजरात और गुजरातियों को दे देना चाहते हैं, बाकी देश क्या घंटा बजाएगा? राजेंद्र जी, क्या आप भी मानते हैं जातीय जनगणना होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। जाति जनगणना हो गई तो उसी दिन से भाजपा का पत्ता अपने आप साफ हो जाएगा। ये जानबूझ के नहीं करते हैं, जानवर की गिनती ये करते हैं, हर एक चीज़ की गिनती करते हैं। जाति जनगणना से डरते क्यों हैं ये? सबके पास आधार कार्ड है, आजकल तो एकदम साफ हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। क्यों नहीं करते? आज OBC SC ST माइनॉरिटी क्यों परेशान है इतना? आज जितना जुल्म कर रहे हैं, जितना इनके राज में एक गाय की राजनीति करते हैं। आज आप जाके गौशालाओं में देख लीजिए, गायें तड़प तड़प के मर रही हैं, चारा नहीं है, पानी नहीं है। और जब इंसान की जान सस्ती हो जाती है, इनके लिए गाय की जान महंगी हो जाती है। गाय के लिए एम्बुलेंस है इनके पास, लेकिन इंसान के लिए एम्बुलेंस नहीं है। लोग आते थे, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, डंडे मारे गए। आज जो जनता भूल नहीं रही है उस चीज़ को। भाजपा की विदाई तय है, आप इसका देख लेना, बिहार से आपको मिल जाएगा आपको। राजन जी, 2022 में आपकी पार्टी
क्या क्या आंदोलन क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि आपकी पार्टी छात्रवृत्ति के मुद्दों पर सड़क पर उतरी है और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। हमारा राष्ट्रीय नेता तय करेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने बताया है हम 351 सीट जीतने वाले हैं, उससे भी हम लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। किसान, युवा, महिला सब परेशान है। अब देखिए आए दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। जब बलात्कारी को बचाने के लिए, हत्यारे को बचाने के लिए भाजपा के लोग जुड़ जाते हैं, भाजपा के विधायक, सांसद, इनका कहीं न कहीं से लिंक जुड़ जाता है। आप सोचिए इस देश को कहां बर्बाद करने जा रहे हैं। आज देश की जनता के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं जितना अंग्रेजों ने भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। तो ऐसी जुल्म सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। समाजवादी लोग जब अंग्रेजों की लाठियों से नहीं डरे हैं तो हम लोग भाजपा के लोगों से कहाँ डरने वाले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।